नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहा मेरे साथ मैं हूं शंकर दत्त पंत। आज बात होगी बढ़ते कोरोना वायरस के खतरे को देखते हुए। देश में बढ़ते कोरोना के मामलों ने एक बार फिर से चिंता को बढ़ा दिया है। पिछले 24 घंटे की बात की जाए तो 7,000 के आसपास मामले सामने आए हैं। 300 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। देश में ओमिक्रॉन के मामले भी लगातार सामने आ रहे हैं। 400 का आंकड़ा एक क्रॉस कर चुका है। बात अगर हम चुनाव की करें तो उत्तर प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड, गोवा और मणिपुर में अगले साल की शुरुआत में विधानसभा के चुनाव होने हैं। चुनावों के मद्देनजर इन राज्यों में तमाम राजनीतिक पार्टियां अपना पूरा दमखम लगा रही हैं। रैलियों से लेकर रथ यात्राओं तक हर पार्टी वोटरों को साधने में लगी हुई है। और यह सब ऐसे वक्त में हो रहा है जब कोरोना के केसों की संख्या, ओमिक्रॉन का खतरा बढ़ता जा रहा है। तीसरी लहर का खतरा भी बढ़ता जा रहा है। कोरोना वायरस के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन ने भी देश में तेजी से पैर पसारने शुरू कर दिए हैं। पूरे देश में अब तक 400 से ज्यादा केसों की संख्या सामने आ चुकी है, जो लोगों को डरा रहा है। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि क्या नेताओं को इस बड़े खतरे को देखते हुए अपनी रैलियों को रोकना नहीं चाहिए? क्या सुरक्षा से ज्यादा जरूरी है नेताओं का चुनाव प्रचार? क्या नेताओं को कोरोना फैलने का डर नहीं है? क्या चुनावी सभाओं से कोरोना नहीं फैलेगा? इसीलिए आज हम कह रहे हैं कि जान है तो जहान है। ऐसे तमाम सवाल हैं आज के, जिन पर अगले आधे घंटे हम अपने खास मेहमानों के साथ करेंगे चर्चा। लेकिन सवाल यही है कि चुनावी सभाएं जो हो रही है, वहां पर जो भीड़ उमड़ रही है, वो कहीं ना कहीं डर पैदा कर रहा है। क्योंकि दूसरी तरफ कोरोना फैल रहा है तो ओमिक्रॉन का खतरा भी बढ़ता जा रहा है। तेजी से 400 से ज्यादा पूरे देश में मामले सामने आ चुके हैं। लेकिन उसके बावजूद भी आप ये देखिए, इतनी ज्यादा चुनावी सभाओं में अगर भीड़ होगी तो इसका अंजाम क्या होगा? इलाहाबाद हाईकोर्ट की हिदायत भी इस पर आई है और इसके बावजूद भी रैलियों पर रोक नहीं लग पा रही है। क्योंकि लगातार अगर स्वास्थ्य मंत्रालय की अगर बात करते हैं, स्वास्थ्य सचिव, परिवार कल्याण मंत्रालय लगातार बैठकें भी करता रहा है और 5 राज्यों में जो विधानसभा के चुनाव होने हैं उस पर मंथन भी हो रहा है। लेकिन विधानसभा चुनाव के लिए कोरोना के हालात किस तरह हैं और इस बीच में क्या चुनावों को कराए जाना कितना सही है, ये तमाम ऐसे सवाल हैं जिन पर होगी आज बहस। तो कोरोना का खतरा लगातार बढ़ता हुआ अगर हम ये देख रहे हैं कि पिछले 24 घंटे में केसों की संख्या जो बढ़ी है, तो लगातार हम बढ़ते कोरोना केसों को लेकर चिंता जाहिर तो कर ही रहे हैं। लेकिन जो रैलियां हो रही हैं, उन रैलियों को देखते हुए डर बना हुआ है मन में कि आखिर अगर संक्रमण फैलता है तो कहीं ना कहीं यह संक्रमण कहां लेकर जाएगा हमको। चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं। कुछ खास मेहमानों का पैनल हमारे साथ जुड़ चुका है। आर के मिश्रा, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी से, बहुत बहुत स्वागत है मिश्रा जी। राहुल लाल जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राहुल जी, आपका बहुत स्वागत है। मनोज यादव हैं, प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी के। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत। सबसे पहला सवाल आर के मिश्रा जी आप ही से करना चाहता हूं। मिश्रा जी, ये बताइए, कोरोना क्या रात में ही फैलता है? क्या दिन में यह फैल नहीं रहा है? क्या जो रैलियों में हम भीड़ देख रहे हैं, भारी संख्या में, लाखों की संख्या में, हजारों की संख्या में भीड़ जुटाई जा रही है, क्या डर नहीं है नेताओं को कि कोरोना फैलेगा? क्या आपको लगता नहीं कि जिस तरह से अभी हालात बने हुए हैं, केसेस की संख्या पिछले 24 घंटे में सामने आ रही है, ओमिक्रॉन का खतरा बढ़ रहा है, थोड़ी सी रोक लगनी चाहिए सर रैलियों पे? नेताओं को थोड़ा सोचना चाहिए, अपने बारे में नहीं, जनता के बारे में तो सोचें। बिल्कुल शंकर जी, इस चीज का जिम्मेदारी बिल्कुल सभी विपक्षी और पक्षी जितने भी पार्टियां हैं उनकी होनी चाहिए। निश्चित तौर पर इस तरह के कार्यक्रम के ऊपर में या किसी तरह की राजनीतिक पार्टियों की जिस तरह से अभी रैलियां हो रही है उसके ऊपर में बिल्कुल रोक लगनी चाहिए। कि जिस तरह से ओमिक्रॉन का ये जो वेरिएंट है कोरोना का, निश्चित रूप से जिस तरह से फैल रहा है, आज हमने दिल्ली में भी देखा है तो काफी केसेज आ गए हैं, महाराष्ट्र में भी केसेज आ गए हैं। लेकिन ये हम ये नहीं कह सकते जो कि खास करके जो कि भाजपा के लिए ही, ये समाजवादी पार्टी के लिए भी है, ये कांग्रेस के लिए भी है, ये सब के लिए है, जिम्मेदारी सबकी होनी चाहिए। तो पालन क्यों नहीं हो रहा मिश्रा जी? मैं वही चीज कह रहा हूं, ये जिम्मेदारी हर एक की होनी चाहिए, न कि भाजपा का ही या समाजवादी पार्टी या कांग्रेस का ही होना चाहिए। मैं तो कह रहा हूं इसके लिए सबको आगे आकर के इसके ऊपर में इनिशिएट लेनी चाहिए।
निश्चित तौर पर जहां तक बात है, आज इलेक्शन कमीशन की समीक्षात्मक बैठक चल रही है या होगी आज, तो निश्चित तौर उसके ऊपर में भी ध्यान दिया जाएगा। लेकिन इससे पहले जैसे 4 स्टेटों में हम लोगों ने देखा था जबकि चुनाव हुए थे, और उसमें जो इलेक्शन कमीशन का जिस तरह से उसका फैसला आया हुआ था, जो 4 चरण या 6 चरण के ऊपर में, या जो चुनाव कराने की जो प्रक्रिया है, निश्चित तौर पर देखिए संवैधानिक प्रक्रिया के तहत वो भी बाध्य हैं उस चीज को लेकर के। लेकिन कुछ ऐसे राज्यों में जिस तरह से, जैसे महाराष्ट्र की अगर बात कर लें, तो वहां पर तो इस तरह का कोई ऐसा न कोई रैली था न कोई चुनाव था, लेकिन फिर भी हम लोगों ने देखा जो कि महाराष्ट्र किस तरह से आगे आकर के। उत्तर प्रदेश में क्या हालात हो रहे हैं आर के मिश्रा जी, आपने देखा कितनी भीड़ हो रही है रैलियों में, और आप ही के नेता भी रैली कर रहे हैं, विपक्षी भी रैली कर रहे हैं, सबके लिए ये बात मैं आज कह रहा हूं सर। किसी एक पार्टी, आपने ठीक कहा जिम्मेदारी किसी की नहीं है, लेकिन किसी ने किसी को तो श्रेय लेना पड़ेगा ना कोई तो आगे आके पहल करेगा ना कि भाई हम कम कर रहे हैं रैलियां, आप भी कम करिए, कोई तो पहल करेगा ना। निश्चित बात है, मैं वही चीज कह रहा हूं, मैं फिर उसी चीज को दोहरा रहा हूं जो कि इस चीज की जिम्मेदारी हर एक पार्टी की होनी चाहिए, और इसको आगे आकर के रैलियों के ऊपर में और पार्टियों के ऊपर में, उसके ऊपर में रोक लगनी चाहिए। मनोज यादव जी, आपके नेता भी तो रथ यात्रा निकाल रहे हैं, हमने देखा कि लखनऊ में, उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों में किस तरह से भारी जन सैलाब, भारी भीड़ उमड़ी पड़ी थी आपके नेता की उस रैली में, आप क्या कहेंगे अब? क्या डर नहीं लगता क्या नेताओं को कोरोना से? नहीं, अगर सरकार ये अनुमति दे रही कि आप प्रचार कर सकते हो, तो विपक्ष की पार्टियां प्रचार कर रही हैं। चुनाव आने वाला है, चुनाव की डेट बताने वाली है सरकार। तमाम उद्घाटन, शिलान्यास, चुनाव के मद्देनजर सरकार पूरी तरीके से डबल इंजन की सरकार 3 गुना स्पीड से भाग रही है चुनाव कराने के लिए। तो क्या विपक्ष आपको लगता है कमरे में बंद और सिटकिनी करके अंदर बैठ के प्रलाप करे, या कोरोना ना आने के लिए कोई हवन यज्ञ करे? ये तो हो नहीं सकता है। ये तो सरकार को, मतलब आप लोग कोई पहल नहीं करेंगे अपनी तरफ से? अरे अपनी तरफ से क्या पहल करेंगे? ये आप नया नैरेटिव सेट कर रहे हैं। अभी 144 लगा देंगे तो किस पार्टी की हैसियत है कि वहां पे चुनावी रैली करेंगे? ये अपनी तरफ से कौन सी पहल करें हम? मतलब मोदी जी, योगी जी, सारे जी, आगे जी, पीछे जी, सारे जी मिलके चुनाव प्रचार करें, और विपक्ष से उम्मीद करो वो तो ये तो होड़ हो गई ना मनोज यादव जी कि हम पीछे न रह जाएं। कोरोना है तो होने दीजिए, ओमिक्रॉन फैल रहा है तो फैलने दीजिए, हम पीछे नहीं रहेंगे रैलियों में। आपकी अगर आपकी पत्रकारिता में इतनी ताकत है तो आप कहिए अमित शाह की हैसियत कैसे है कोरोना फैल रहा रैली कर? अरे सर, हम तो हर पार्टी को कह रहे हैं यादव साहब, तो आप हम तो हर पार्टी को कह रहे हैं कि भैया रैलियां बंद कर दीजिए, प्रचार करवा रहे हैं, रैलियां बंद कर दीजिए, हम तो कह रहे हैं। सरकार से पूछिए साफ शब्दों में कि 2 टूक सवाल। एक, मैंने पूछा ना मिश्रा जी से, सत्ता में बैठ के चुनाव प्रचार क्यों करा रहा है अगर कोरोना का इतना ज्यादा प्रकोप बढ़ता जा रहा है? आप सरकार से सवाल पूछिए, विपक्ष से क्यों पूछते हैं? ये जो एक नया नरेशन बनाया गया, विपक्ष जबरदस्ती करे, विपक्ष चुनावी रैली रोक लगने की बात करे, तब तो आप तो वो बात कर रहे हैं ना जैसे कि कोरोना अभी नया नया आया हो। आप तो जानते हैं ना कितना खतरनाक है साहब। अगर कोई पार्टी नहीं कर रही, मेरा सीधा सवाल था कि अगर मान लीजिए कोई पार्टी नहीं कर रही है तो क्या आपकी भी जिम्मेदारी नहीं बनती है कि भैया थोड़ा सा प्रचार प्रसार को कम किया जाए, थोड़ा सा रैलियां कम की जाए? सुनिए, अगर आपको नहीं मेरी बात समझ में आ रही तो मैं सीधे सीधे शब्द में, समाजवादी पार्टी ये चाहती है कि कोरोना के एक भी मामले न बढ़े, लेकिन हमारे चाहने से हो जाएगा क्या? इसकी देखरेख कौन करेगा? अच्छा, आप कह रहे हैं संवैधानिक संस्थाओं की ताकत नहीं पता है क्या? अच्छा, सरकार का मतलब क्या होता है ये नहीं मालूम है क्या? अच्छा, जी आप ये कह रहे हैं कि सरकार इस पर गाइडलाइंस बनाए, उसके बाद आप उसका पालन करेंगे? कौन नहीं जब करेगा? गाइडलाइन बनी थी यादव साहब, आप लोगों ने कितनी पालन की थी ये मत बताइए मुझे आप। जब सरकार की गाइडलाइंस उत्तर प्रदेश में बनी थी पिछली लहर में, आप लोगों ने कितनी उस गाइडलाइंस का पालन किया, ये तस्वीरें पूरे देश ने देखी यादव साहब। ये आप नहीं, ये आप मुझे मत बताइए कितने नियमों की धज्जियां उड़ी है, क्या बताना चाहते हैं? कितनी नियमों की धज्जियां उड़ी है? गाइडलाइंस बनने के बाद उसका पालन होता कहाँ साहब? कहने के लिए होती गाइडलाइन सिर्फ। यादव साहब, वो तस्वीर अगर दिखाऊंगा ना, आप देख नहीं पाएंगे उन तस्वीरों को। प्रमोशन ऐसे नहीं मिलेंगे। नहीं, छोड़ दीजिए मेरी चिंता। मनोज जी, मेरी चिंता छोड़ दीजिए। पार्टी की चिंता करिए, कोरोना की चिंता करिए और देश की चिंता करिए। राहुल लाल जी, मैं आपको जोड़ना चाहता हूँ इस डिबेट में। सरकार से सवाल नहीं, राहुल जी, मैं पूछ रहा हूँ सवाल, मैंने सबसे पहले आर के मिश्रा जी से सवाल पूछा। राहुल लाल जी, क्या नेताओं को डर नहीं है क्या कोरोना का? भी बताइए, क्या लगता है आपको? समाजवादी पार्टी ये कह रही कि भैया बीजेपी 2 रैली कर रही तो हम 4 करेंगे, हम क्यों पीछे रहे भाई? कोरोना फैल रहा है तो फैलने दीजिए। शंकर जी देखिए, एक चीज तो है कि
जो जिम्मेवारी है सबों की होगी, लेकिन प्रथम जिम्मेवारी कौन लेगा? तो प्रथम जिम्मेवारी जो सत्तारूढ़ पार्टी है उन्हीं को लेनी पड़ेगी। ये तो अब वहां पर तो हम स्थितियां मैं ऐसी देख रहा हूँ कि प्रधानमंत्री जो है कि मास्क नहीं पहनता है, योगी जी को मास्क पहना दिया जाता है। तो योगी जी जिम्मेदारी का पालन करते हुए दिखता है, लेकिन माननीय प्रधानमंत्री नहीं दिखते। तो देखिए, कहने का मेरा मतलब यह है कि अभी कई सारे विसंगतियां हैं कोरोना प्रोटोकॉल को लेकर। देर आप 11 से 5 भयंकर ठंड में यूं ही कोई बाहर नहीं निकलता है, लेकिन चलिए आपने कर्फ्यू लगाया, स्वागत है उसका। लेकिन दिन में जो ये रैलियां हो रही हैं उसको लेके भी आप उसी के साथ जोड़ देते। जब वो आदेश निकला था तो उसी के साथ उससे संबंधित गाइडलाइन भी निकाल देते। रैलियों को तो छोड़ दीजिए शंकर जी, स्विमिंग पूल खुले पड़े हुए हैं, सिनेमा हॉल खुले पड़े हुए हैं, बाजारों की स्थिति देख लीजिए, दिल्ली एनसीआर और बाकी और जगहों की जो तस्वीरें आ रही है, कितनी दहलाने वाली तस्वीरें हैं। तो कहीं पे भी किसी भी रूप में कोरोना को लेकर जो सरकारों की गंभीरता होनी चाहिए वो नहीं है। इसलिए इस मामले में कि मेरी जिम्मेवारी की उसकी जिम्मेवारी, इसका मेरा उत्तर यह है कि यह जिम्मेवारी सर्वप्रथम केंद्र सरकार खुद ही और राज्य सरकार तय कर ले, तो फिर ये जिम्मेवारी की लड़ाई भी समाप्त हो जाएगी, इसमें भी कुछ बचेगा नहीं। लेकिन अभी तक हमने जो पिछले बार भी देखा था सेकेंड लहर में भी, उसमें भी देखिए चाहे पंचायत के चुनाव थे वो कोरोना के दूसरी लहर के बीच में भी हो रहे थे। उस समय हम लोगों ने यह भी देखा कि लगातार हम लोग हल्ला मचाते रहे कि भाई जो पश्चिम बंगाल के शेष चुनाव है उसको एक चरण में निपटा दीजिए, लेकिन वो भी उसी गति से चलता रहा। तो इस तरह से जो गंभीरता होनी चाहिए थी वो अभी तक मुझे नजर नहीं आ रही। जवाब दीजिए, चुनाव जरूरी है ऐसा लग रहा है ये तमाम चीजों को देखते हुए लोगों की नहीं ऐसी चीजें, क्या गाइडलाइंस आपको लगता है नहीं कि ऐसे रूल बनने चाहिए कि भाई रैलियों को लेकर कुछ ऐसा ठोस कदम उठाया जाए सरकार की तरफ से? शंकर जी, मैं यहाँ क्योंकि नेता तो मिश्रा जी रैलियां करके निकल जाते हैं ना, मरती तो आम जनता है। देखिए बिल्कुल सही बात है। मैं कह रहा हूँ कि राहुल लाल जी और मनोज जी की बहुत दिनों से हम लोग डिबेट में बैठते हैं, साथ में बैठते हैं। निश्चित तौर पर हम लोग इसमें कोई नए नहीं है, लेकिन अगर आप देखेंगे, अगर चुनाव आयोग किसी तरह का इनिशिएट लेता है या सरकार किसी तरह की इनिशिएट लेती है तो सरकार के ऊपर में ही प्रश्न चिन्ह खड़े कर दिए जाते हैं और इलेक्शन कमीशन के ऊपर में ही प्रश्न चिन्ह खड़े कर दिए जाते हैं। अगर वो 6 चरण में नहीं, मनोज यादव जी तो कह रहे हैं आप बनाइए ना रूल, हम फॉलो करेंगे उनको। शंकर जी सुनिए ना, मैं कह रहा हूँ कि अगर चुनाव आयोग अगर 6 चरण में कराना चाहती है तो वो कहते हैं जो 6 चरण में क्यों हो रहा है, ये 1 चरण में क्यों नहीं होना चाहिए? अरे उस समय मामले मिश्रा जी, उस मामले काफी बढ़ गए थे उस समय, और कई तमाम पार्टियों ने अपना चुनाव प्रचार भी छोड़ दिया था। बाद में बहुत ज्यादा दबाव पड़ा था, भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव प्रचार मैं कह रहा हूँ चुनाव आयोग भी हर एक चीज को मंथन करने के बाद ही वो किसी तरह का निर्णय लेती है। और कहने का मतलब ये है कि कोई भी राजनीतिक पार्टियां, मैं कह रहा हूँ हर एक की जिम्मेदारी होनी चाहिए। ठीक है, सरकार अगर कोई गाइडलाइन अभी अगर जारी कर दे तो वो खुद ही जो है तो प्रश्न चिन्ह के अंदर में ये लगा देते हैं जो कि हाँ भाई ये पता नहीं किस भावना से जो है अभी चुनाव है और इसने धारा 144 लगा दी। तो कहने का मतलब हर एक पार्टी की या तो आपके विचार में ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, जो आपके विचार में ट्रांसपेरेंसी है नहीं तो निश्चित तौर पर उस समय में प्रश्न चिन्ह लगता है। मिश्रा जी अभी तक सवाल का उत्तर नहीं आया, ये बताइए। पूरे दुनिया जान रही है ओमिक्रॉन काफी जबरदस्त संक्रामक है, इसका संक्रमण दर काफी ज्यादा है, डेल्टा से भी 10 गुना ज्यादा इसका संक्रमण दर है। तो बताइए ऐसे में स्विमिंग पूल क्यों खुले, ऐसे में सिनेमा हॉल फुल कैपेसिटी के साथ कैसे खुले हुए, मार्केट में भीड़ कैसे लगे? तो आप तो चुनाव रैली में भी गंभीरता नहीं है और बाकी दूसरे स्थानों पर भी गंभीरता नहीं है, केवल नाइट कर्फ्यू से कैसे आप लोग लेंगे? मैं कह रहा हूं राहुल जी, मैं एक चीज कह रहा हूं, मात्र इतना कह रहा हूं जो कि ओमिक्रॉन का जो भी नया वेरिएंट आया है, सबसे पहले महाराष्ट्र में आप देख रहे हैं जो क्या स्थिति है। तो महाराष्ट्र में कौन से चुनाव है, लेकिन मैं वही चीज कहना चाहता हूं, देखिए मैं कह रहा हूं वही चीज कहना चाह रहा हूं, जो चुनाव की रैलियां, जो प्रोटोकॉल है, जो इलेक्शन कमीशन का निर्णय होगा वो संवैधानिक निर्णय होगा। जो सरकार उस समय में, मैं कह रहा हूं पार्टियों की, हर एक पार्टियों की जिम्मेदारी होनी चाहिए, या विचार आपके ट्रांसपेरेंटेड हो, शुरुआत या कौन आपके करेगा? पारदर्शी हो, शुरुआत कौन करेगा? मिश्रा जी आप सत्ताधारी दल है, आप पहल कर दीजिए। यादव साहब आप बोलिए। अरे मैं वही चीज कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं सत्तारूढ़ हो चाहे असत्तारूढ़ हो, मैं कह रहा हूं जो कि हर एक पार्टी की या तो आपके विचार ट्रांसपेरेंटेड हो, पारदर्शी हो, तो फिर तो कोई दिक्कत नहीं है। अरे किस तरह के विचार आप देखना चाहते हैं? ट्रांसपेरेंसी क्या है? शीशे के ग्लास पे लिखें तब दिखेंगे क्या आपको हमारे विचार? आपने 11 से 5 तक का कर्फ्यू लगाया, समाजवादी पार्टी का रथ 12-12 बजे तक चल रहा था, क्या आपको चलता हुआ नजर आ रहा है? क्या नहीं आ रहा है? आप योगी आदित्यनाथ यहाँ स्टेडियम में कार्यक्रम करते हैं, 70,000 नवयुवकों को बुलाते हैं अपना फोन बांटने के लिए,
और दूसरी तरफ कांग्रेस 1000 भीड़ करके मैराथन कराती तो उसको रोक दिया जाता है, उसको नहीं करने दिया जाता है। और 70,000 की भीड़ कर रहे हो तो ये क्या मतलब, मैं अपनी आंखें फोड़ लूं कि मैं अपने दिमाग को ईंटे से कुचल दूं कि मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि क्या चल रहा है पूरे प्रदेश में। ये सारी चीजें इतना ट्रांसपेरेंट है, सब दिख रही हैं मिश्रा जी। आप जनता को बताओ कि मेरी रैली में कोरोना नहीं आएगा, और कांग्रेस और समाजवादी पार्टी अगर दिन में भी मैराथन या रैली करेगी तो उसमें कोरोना आ जाएगा। ये कौन सा आपका नरेशन है भैया? किस दृष्टिकोण से आप जनता को क्या बताना चाह रहे हो? तुम्हारे यहाँ क्या शुद्धिकरण होके कोरोना जाता है, रैली में नहीं जाएगा, और दूसरी पार्टियों में ठीक है, जवाब ले लेते हैं। मिश्रा जी आप बोले, फिर राहुल जी के पास में जाऊंगा। क्या है मनोज जी पिछले बार जिस तरह से कोरोना का जिस तरह से लहर आया था, इस बार को आप लोगों की ट्रांसपेरेंसी बिल्कुल नजर आ रही थी। ये बताओ, उस बार की जिम्मेदारी आप लोगों की और ट्रांसपेरेंसी बिल्कुल नजर आ रही थी। इसके लिए सरकार भी घबरा रही है, जो कि हमारे गाइडलाइन होने के बावजूद भी आप किस तरह से उसको इनिशिएट लेते हैं? क्या किसी तरह की तमिलनाडु की नहीं कह रहा, मैं दूसरे लहर की बात कर रहा हूँ, मैं दूसरे लहर की बात कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ दूसरे लहर की बात कर रहा हूँ, मैं कौन जा रहा लहर की बात कर रहा हूँ, मैं दूसरे लहर की बात कर रहा हूँ। मैं योगी जी, अमित शाह जी, सारे जी, आप लोगों में कोई, आपके विचार में कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं है, आपके विचार में कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं है। इस चीज को जनता भी जान रही है, इस चीज को जनता जान रही है। देखना चाहते हो क्या? कागज कलम दवात लाओ, कुछ लिख दे तब मानोगे ट्रांसपेरेंसी? किस तरह मानोगे? जब नियत में खोट हो तो दूसरे को आईना नहीं दिखाना चाहिए। नियत में आप लोगों के खोट है, नियत में आप लोगों के खोट है। नियत को साफ रखिए, नियत को साफ रखिए, नियत को साफ रखिए। आप शर्म आ रही होगी ना मिश्रा जी, शर्म आती है जब इंसान स्वयं कानून बना के तोड़ता है। आप नहीं, आप लोगों से ज्यादा कोई कानून तोड़ने वाला कोई नहीं है, आप लोगों से बड़ा कोई उदाहरण कोई नहीं है, आप लोगों से बड़ा कोई उदाहरण नहीं है। इसलिए इस चीज को स्पष्ट करने की जरूरत है जनता के सामने में भी और सरकार के सामने में भी। ताली बजा के, क्लैपिंग करा के, ताली बजा के कैसे कराएंगे? ठीक है राहुल लाल जी, क्या ये एक दूसरे पर अगर हम ऐसी आरोप मढ़ते रहेंगे तो क्या ये समस्या का समाधान होगा? क्या लगता है आपको? क्या ठोस कदम उठाए जाने चाहिए सरकार की तरफ से, इलेक्शन कमीशन की तरफ से? क्योंकि रैलियों में तो हमें अभी जो देखने को मिल रहा है राहुल जी, उससे तो लगता नहीं आगे कोई ऐसी गाइडलाइंस बनने वाली है या कुछ ऐसा बड़ा कोई चमत्कार हो सकता है कि भाई रैलियां होंगी ही नहीं पार्टियों की। सभी लोग ये चाहते हैं कि भैया हम अगली पार्टी से ज्यादा रैलियां करें, उसने 2 की तो हम 4 करें। देखिए, सबसे पहला चीज तो जब तक कभी इलेक्शन की तिथियां घोषित नहीं हो जाती उसके पहले इलेक्शन कमीशन का रोल तो है नहीं, वो अभी के स्थिति के लिए गाइडलाइन नहीं जारी करेगी। इलेक्शन कमीशन की जो गाइडलाइन होंगे वो चुनाव तिथि, यानी कि जब चुनाव आचार संहिता लागू होगा तब फिर वो जो है उसके पास स्थितियां वापस आएंगी। तो अभी तो इस समय जो जिम्मेवारी है वो सीधे केंद्र सरकार की और राज्य सरकार की सीधे जिम्मेवारी बनती है। 5 राज्यों में चुनाव हो रहे हैं, सभी 5 राज्यों की सरकारों की जिम्मेवारी बनती है कि वो वहां पे क्या किस प्रकार के नियम और कैसे कानून वो लेके आ रहे हैं किस कोरोना को रोकने को लेके। तो इसमें जिम्मेवारी प्रथम दृष्टिया जिम्मेदारी सत्तारूढ़ पार्टी की बनती है, फिर विपक्ष की भी जिम्मेवारी बनती है। विपक्ष की जिम्मेवारी फिर उसके बाद आता है कि अगर उस तरह के रूल्स रेगुलेशंस बनते हैं तो वो उसका पालन करती है कि नहीं करती है। जी। दूसरी चीज की देखिए, जो बार बार चीजें कही जा रही हैं, मैं अभी भी कह रहा हूं कि देखिए इलेक्शन तो एक गंभीर मसला है ही शंकर जी, लेकिन उसके अतिरिक्त दूसरी चीज मैं कह रहा हूं कि इस समय क्या जरूरत है आपके जो थिएटर सिनेमा हॉल को खोलने की अभी क्या जरूरत है, जब ओमिक्रॉन इतना तीव्र गति से फैल रहा है। आप उन सब जगहों पे कोई प्रतिबंध लगाने के लिए तैयार नहीं है, आप नाइट कर्फ्यू लगा दे रहे हैं, जो आपने शुरुआत में भी कहा कि भाई कोरोना का एक तरह से रात 11 से 5 बजे तक का समय देख रहा है, फिर बाकी समय नहीं देख रहा है। तो आखिर सरकार मैसेज देना क्या चाहती है कोरोना से लड़ने के संदर्भ में? सरकार कंफ्यूजन में जो पारदर्शिता की ट्रांसपेरेंसी की बात मिश्रा जी कर रहे हैं, उस ट्रांसपेरेंसी की समस्या में खुद सरकार फंसी नजर आ रही है कि वो नहीं समझ पा रही है कि हम किस तरफ जाए। क्योंकि देखिए अभी तक कहीं से भी चुनाव रैलियों में हम लोगों ने कोरोना प्रोटोकॉल का होते हुए पालन करते हुए हम लोगों ने नहीं देखा है। भीड़ उसी रूप में उमड़ ही रही है, तमाम तरह की चीजें हो ही रही हैं। तो फिर कहां पे जाके रुक रहा है ये मामला? जवाब दीजिए, मामला गंभीर है अपने आप में, क्यों ढिलाई बरती जा रही है आप ये बताइए। देखिए राहुल जी, ऐसा है जिस तरह से अभी वेरिएंट की बात हो रही है, तो जिस तरह से वो वेरिएंट अभी होना चाहिए वो अभी है नहीं।
जिस वजह से आप जो कह रहे हैं स्विमिंग पूल हो चाहे किसी भी तरह मिश्रा का जी, आप जो- क्या बात कर रहे हैं? आप क्या बात कर रहे हैं सर? आप उसका इंतजार कर रहे हैं क्या आर के मिश्रा जी? जब वो आएगा, लोगों को ज्यादा संक्रमित करेगा, तब आप पाबंदी लगाएंगे? लोग मर जाएंगे, नहीं, लाखों नहीं। लोग गंगा में तैर जाएंगे, तब ये करेंगे लॉकडाउन। यही बताना चाह रहा है ना। सुनिए अभी शमशान घाट पे 3 सेट लगाने वाली स्थिति नहीं बहुत आई है। उत्तेजित हो रहे हैं, बहुत उत्तेजित हो रहे हैं। नहीं, बहुत उत्तेजित हो रहे हैं, यही दिक्कत है। आप लोगों में सुनने की क्षमता नहीं है। आप लोगों में सुनने की क्षमता नहीं है। अरे ट्रांसपेरेंसी तो हर जगह नजर आती है आप लोगों की, जहाँ पर 55,000 करोड़ के घोटाले भी होते हैं और 170 करोड़ रुपए कैश भी निकलते घोटाले पे घोटाले वाले हैं। इंटीमेट कर ट्रांसपेरेंसी अरे आज कल तो ओमिक्रॉन को ही रह जाएंगे। उत्तेजित ना हो, आ गया, अरे उत्तेजित ना हो, ओमिक्रॉन की तरफ आ अरे गया। वो उत्तेजित ना हो, सुनने की क्षमता रखिए, सुनने की क्षमता रखिए, तो घोटाले में बोलने लगेंगे। सुनने की क्षमता रखिए, अरे सुनने की क्षमता रखिए, यही तो दिक्कत है। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ताओं में यही एक दिक्कत है, जो सुनने की क्षमता नहीं है उनमें सुनने की क्षमता नहीं है। आपका ज्ञान सुने? नहीं, आप में सुनने की क्षमता नहीं है। आपको सुनने की, आपको दूसरे के शब्द सुनने की क्षमता ही नहीं है। आप लोगों में सुनने की क्षमता नहीं है। आप लोगों में सुनने की क्षमता नहीं है। इस चीज को समझिए और जनता भी समझ रही है इस चीज को। स्विमिंग पूल कब बंद होंगे, बाजारें कब बंद होंगी, कौन बंद करेगा? मैं कह रहा हूँ तो आज बंद कर देते। हमारे लिए चुनाव माने नहीं रखता है, हमारे लिए प्रदेश की जनता माने रखती है, जनता की जिंदगी माने रखती है। जितना मायने रखती चले है जाते वो जाते सब राहुल पता जी, है। आखिरी 1 मिनट है, आपको मैं समय दे रहा हूँ। राहुल लाल जी, देखिए मैं यही चीज कहूंगा यहाँ पे, मिश्रा जी चुप हो जाइए थोड़ा। आपके दूसरों के ऊपर काफी आरोप लगाए। देखिए ओमिक्रॉन को लेकर जिस प्रकार की राजनीति हो रही है, उसको दिखाने, उनको लेकर जिस प्रकार से सरकार दिखाने का प्रयास कर रही है कि हम काफी गंभीर है, ध्यान देना पड़ेगा। 2 राज्य मैं कह रहा हूँ खुल के जी, अभी भी 2 राज्यों में, उत्तर प्रदेश और पंजाब, वहां पे अभी भी एक तरह से जो टीकाकरण की गति है वो धीमी है। उत्तर आंकड़े हमें ध्यान रखना चाहिए, उत्तर प्रदेश भारत का सबसे जनसंख्या वाला क्षेत्र है, इसलिए जब आप सीधा आंकड़ा देखते हैं तो वो आंकड़ा बड़ा दिखता है, प्रतिशत आंकड़े कम दिखते हैं। इसलिए इसमें काफी बेहतर हो कि तो उस गति को और तीव्र किया जाए, जैसे देश के दूसरे हिस्सों में वो गति तीव्र रही, उसी तीव्र गति से टीकाकरण किया जाए। और जो गाइडलाइन निकाला गया वो तार्किकपूर्ण गाइडलाइन है, जिससे लोगों में भी गंभीरता है। ये 11 से 5 नाइट कर्फ्यू वाला नाटक नहीं होना चाहिए, बल्कि एक गंभीरता के साथ, क्योंकि संक्रमण दर काफी तीव्रता से फैल रही है। इस ओमिक्रॉन आए वो 4 महीने हो चुके हैं, तो अब इसका काफी कुछ कई जानकारियां हैं हम लोगों के पास मौजूद। अब इसमें उसके हिसाब से सभी एजेंसियों को अपना इम्प्लीमेंटेशन करना चाहिए। और राजनीतिक दलों के ऊपर कौन लगाए पाबंदी, तो सत्तारूढ़ पार्टी की पहली जिम्मेवारी बनती है। वो खुद नियम कानून लेके आए, दूसरे लोग भी उसको पालन करने के लिए बाध्य होंगे। सर अगर अनुमति नहीं मिलेगी रैलियों की, तो कोई जबरन तो रैली कर नहीं पाएगा कोई। तो यह इसका समाधान है, इसी समाधान के तहत आगे बढ़ना पड़ेगा। चलिए, आपने बहुत अच्छा सुझाव दिया राहुल जी, और बहुत वाकई में अगर इसे इंप्लीमेंट किया जा सकता है तो कम से कम जो अभी स्थितियां हम देख रहे हैं, रैलियों में भीड़ देख रहे हैं, उसको कुछ हद तक कम किया जा सकता है। लेकिन सवाल फिर वही है कि क्या गाइडलाइंस बनेगी, कोई ठोस कदम उठाया जाएगा, या फिर रैलियों की ज्यादा चिंता है, लोगों की जान की नहीं है। तीनों का बहुत बहुत धन्यवाद। वक्त की कमी है, माफी चाहता हूं, इस चर्चा को यहीं रोकना पड़ेगा। आर के मिश्रा जी, राहुल जी और मनोज यादव जी, आप तीनों ने वक्त दिया, इस चर्चा में जुड़े। लेकिन सवाल फिर वही, जान है तो जहान है, इसीलिए आप सुरक्षित रहें, बाहर निकलने से पहले मास्क लगाएं, 2 गज की दूरी का पालन करें, और यही डॉक्टर्स भी सलाह दे रहे हैं। फिलहाल इस बड़ी बहस में इतना ही, लेकिन इंडिया वॉइस पर खबरें जारी रहेंगी। नमस्कार।